जब फर्स्ट राउंड हमारा गेम हुआ उसके बाद हमारे कोचेस ने लक्ष्य को जो सलाह दी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अरे बॉक्सिंग वाला कंट्रोवर्सी देखे कि नहीं दादा? वो जो बंदी ऐड के लिए 20 लाख के साथ शुरू करते हुए चिलम चिल पॉडकास्ट का। और आज हम लोग के साथ फिर से वापस दादा के साथ एक और एपिसोड। वेलकम बैक दादा। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको चिलम चिल पॉडकास्ट में वापस आके? लग तो बहुत अच्छा रहा है। और बताइए दादा, क्या फॉलो कर रहे हो? ओलंपिक्स देख रहे कि नहीं? बहुत ज्यादा। अभी तो ऑफिस में छुट्टी लगा के ओलंपिक्स देख। अरे तेरी, अभी तो बैडमिंटन में वो लड़का कल खेला ना, लक्ष्य क्वार्टर फाइनल। हाँ, लक्ष्य सेन एक चाइनीज के साथ था, सॉरी ताइवान का था वो, जो दूसरा ताइवान का प्लेयर था, और वो शायद नंबर 3 वर्ल्ड का प्लेयर है भाई। उसको तो उसके साथ हराया। बड़ा अच्छा मैच था। पूरा मैच आप देखे कितने दादा? पूरा मैच देखे, क्या खेला है भाई, क्या रिले बने हैं। यहाँ तक कि पहला सेट भी वो जीत रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस जो मिल रहा था, इवन जो हमारे कमेंटेटर थे वहाँ बैठे हुए, वो भी बोल रहे थे, जो उसका कोच बैठी थी पीछे, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा। क्या वो मतलब ताइवान का लड़का? ताइवान वाला जब वो कोई स्कोर कर रहा था उसका बंदा, तो वो उठ के कोर्ट के पीछे आके नाच रही थी। तो वो लक्ष्य को मतलब कर रही थी। समझ रहे हैं, इंटरफेरेंस एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। जब फर्स्ट राउंड हमारा गेम हुआ उसके बाद हमारे कोचेस ने लक्ष्य को जो सलाह दी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उसको बोला, सीधा बोला कि वो डिफेंसिव खेल रहा है, बहुत पीछे खेल रहा है, तो तुम आगे मारो, तुम्हारा स्मैश और ड्रॉप दोनों पे काम करो, गेम तुम्हारा ही है। और उसका हम देखे एक चीज, लास्ट वाला जो मैच जीता देखे, खतरनाक वन साइडेड जीता पूरा, बहुत हार्ड। उसका फर्स्ट हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से गया उसका। सेकंड हाफ में चलो ठीक है, बहुत सारे गलतियां की, लेकिन जितना उसने डिफेंसिव दिखाया अपने आप को, बहुत स्किलफुल प्लेयर है, स्किल है, उसका पावर है, जजमेंट है। एक रील उसका वायरल चल रहा है, जो ऐसा पीछे हाथ करके जो मारा, देखे बैक शॉट, हाथ ऐसे करके बैक शॉट मारा, वो भी मतलब बहुत जोर से स्मैश था, उसको बैक शॉट मार के उठाया। और दूसरा चीज था कि तुम अगर देखे होंगे, ये जो रिले हो रहा था, रिले में उसको दिक्कत कहाँ आ रहा था, जब वो ब्लाइंड शॉट खेल रहा था बैक फ्लिप करके, एग्जैक्टली उसका सेकंड शॉट उसको नहीं मिल रहा था, बहुत बार उसने मिस किया। ये पॉइंट आउट भी किया आदमी लोग, जो घूम के शॉट मार रहा है तो हाफ अ सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लाइंड होता है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है, उसको दिखते नहीं है कि वो सामने वाला कहाँ पोजीशन कर रहा है। एग्जैक्टली, तो फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं। तब थर्ड गेम हुआ तब उसने वो सब अवॉइड किया। और थर्ड गेम का जो सेकंड लास्ट रिले था 118 वाला, वो देखने जैसा था, धाकड़ मस्त भाई। क्रॉस वॉक देखा उसका, वन कॉर्नर नेट से लेकर लास्ट कॉर्नर तक भाग के जाना, और दिल जीत लिया भाई। वो एक शॉट बहुत हार्ड खेला, मतलब मजा आ गया देख के। अटैकिंग प्लेयर एकदम सही है। अच्छा है, उसका बहुत सारा ऐसा शॉट्स फेमस है यार, मतलब इस तरह का जो यूनिक शॉट्स रहता है ना, खेलता है वो, अटेम्प्ट करता है और करता है, अच्छा करता है। देखते हैं, अभी तो सेमीज में सेमीफाइनल होने वाला है, सेमीज अच्छा जाएगा। आप अगर सेमीज की बात करोगे तो आज का मैच भी क्वालिफाई राउंड कितना 25 मीटर पिस्टल वाला, हाँ, मनु भाकर वो तो वो वाला मैच में सुबह भी देख ही रहे थे। बहुत एक्सपेक्टेशन थे उससे कि वो एक ही प्लेयर ऐसी बनेगी जो तीन मेडल टाइप का गेम में तीनों मेडल ले ले। नहीं, बट अरे वो भी बहुत में चली गई, वो बहुत एग्जैक्टली 28 इट्स इक्वल टू टाई। टाई हुआ था, लेकिन शूट आउट में उसको 3 था, उसका 4 था। जो अपोनेंट थी हंगरी की लड़की थी एक, तो हम लोग देख रहे थे मैच। स्टार्टिंग में तो एक पॉइंट पे वो एकदम 2 नंबर पे थी। राउंड ऑफ थर्ड से चालू हुआ, सेकंड आना उसका सीरीज 3 से, सीरीज 3 से उसका चालू हुआ। काफी क्लोज था मैच वाला। उसका तो ओवरनाइट पूरा मतलब चेंज हो गया है भाई, क्योंकि उसका दिखा रहा था इंस्टाग्राम पे अराउंड उसका 1 लाख की 2 लाख ही था पहले फॉलोअर्स, तुम अभी तो मिलियन घुस गया है। इन शॉर्ट देखो, हाँ, जो बंदी ऐड के लिए 20 लाख चार्ज करती थी, आज उसका रेट करोड़ों में है, 1.5 करोड़ उसका रेट कर दिया है। नहीं, लेकिन ठीक है, करना भी चाहिए भाई, उसके मेहनत का फल है वो। सही है, वैसे भी ओलंपिक्स में पैसा मिल का रहा है प्लेयर्स को। एग्जैक्टली, इन लोगों को मिलता नहीं है। इसको मिला ना, क्या नाम है अपना, जो सावले, जो अपना राइफल शूटिंग में जो
अच्छा लड़का जीता, हाँ उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दिया। अच्छा पैसा इन लोग देता है जीतने के बाद, जीतने के पहले जीतने के लिए नहीं देता है, जीतने के लिए कुछ नहीं देगा। जीत इंडिया में वही दिक्कत है भाई। अभी जैसे पीवी सिंधु कुछ भी करो, राउंड ऑफ 16 में हार के आ गई, मतलब ऐसा कुछ क्या बोलने से नहीं, वो एक अकेली सोलो पे तुम कितना डिपेंड हो, कितने साल से खेल रही हो। हाँ वो बात भी सही है। तुम अगर तुम्हारा डबल्स का देखोगे, वो नई बंदी है जो क्या नाम है उसका, क्रास्टो की क्रास्टा 16 साल की है। उसके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रही है, यही बड़ी अश्विनी पोनप्पा और क्या क्रास्टो करके उसका नाम है, कुछ नाम भूल रहा हूँ। उन लोग भी ठीक ही खेला। एक बंदी है जो एक्सपीरियंस है, एक बंदी है जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक कर रही है। दूसरी चीज है कि तुम्हारा एज है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स कैसे खेलते हैं उसका। लेकिन डेफिनेटली वो नेक्स्ट साल जब नेक्स्ट ओलंपिक आएगा हमारा, बहुत अच्छे से ऊपर आएगा। अभी परसों ही तो लगातार ऑलमोस्ट 8 की 10 ऐसा एथलीट था जिन्होंने क्वार्टर फाइनल्स ऐसा राउंड ऑफ 16 में हारा है सब प्रोस्पेक्ट सब। बहुत आर्चरी में भी हारा है इन लोग। आर्चरी में अभी भी होप है। वो मिक्स्ड जो है ये ना, मिक्स डबल्स है ना, मिक्स डबल्स है। और अपनी सिंगल लेडी क्या नाम है उसका, दीपिका कुमारी, उसका भी अच्छा चांस है अभी नीरज का शायद 6 तारीख को है ना इवेंट। जैवलिन सब एथलेटिक्स सब आज से चालू हो रहे हैं, कल रात से चालू हुए प्रॉपर सारा ट्रैक एंड फील्ड राउंड चालू हो गए, कल से स्टार्ट हुआ। रेसलिंग भी तो बचा हुआ है अभी, रेसलिंग तो पूरा ही अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। वेट लिफ्टिंग बचा हुआ है, बॉक्सर अपना बॉक्सिंग चालू है। अरे बॉक्सिंग वाला कंट्रोवर्सी देखे कि नहीं था? वो ईरान का जो बॉक्सर था, बॉक्सर बायोलॉजिकल मेल नहीं यूज किया है, बायोलॉजिकल मेल है वो। क्या अरे वो अल्जीरिया की बॉक्सर है। अच्छा अल्जीरिया का। और वो जो उसके जो ओपोनेंट थी इटली की, वो इटालियन है। हाँ। वो 46 सेकंड खेली, उसके बाद वो मतलब रिजाइन कर दी क्योंकि उसका एक ही पंच उसको नाक पे लगा। बोली कि मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरे को लगा कि ये फेयर नहीं है। बट बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उसको, लेकिन ओलंपिक जो काउंसिल है जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल IOC बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जेंडर डिफाइन करता है उनका पासपोर्ट। उन्हें पासपोर्ट एज अ प्रूफ लिया है, तो उसका पासपोर्ट में फीमेल है, लेकिन वो बायोलॉजिकल मेल है। नहीं, एक ऐसा होता है ना कि एक कोई मान लीजिए कि एक मेल पैदा हुआ, ठीक है, वो ट्रांजिशन करके फीमेल बनने की कोशिश किया, वो ट्रांस एथलीट हो गया। ये क्या है ना कि ये बचपन से फीमेल है, बट इसमें कुछ जो होता है ना, थोड़ा बहुत जो इम्बैलेंस आ जाता है हार्मोनल, मतलब उसके कारण से वो कुछ टेस्ट फेल कर गई थी 2023 का मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अभी इसलिए बोलते हैं वो बायोलॉजिकल मेल है, लेकिन वो फीमेल है। तो क्या वो हार्मोन्स इंजेक्ट करती थी कि अपने से होता है? वो तो नहीं पता, बट वो हमेशा से ही वैसे इसका कंट्रोवर्सी आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट इसमें एक बात वही है कि ट्रांस एथलीट लोग को खेलने नहीं देना चाहिए। हाँ वो बात तो है, उनका वही मानना था ना, तुम्हारे लिए अलग से एथलीट्स है। हाँ तुम्हारे लिए बना दो भाई, ट्रांस बॉक्सिंग बना दो, कैटेगरी अलग बना दो। हाँ विमेन के साथ क्यों कम्पीट कर। वो तो एक पंच से साला नाक टूट गया। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा था ना कि आई कैन मेक द बेस्ट विमेन्स बास्केटबॉल टीम इन द वर्ल्ड। माइकल जॉर्डन को बोलते हैं कि हम माइकल जॉर्डन, लेब्रॉन जोन्स, कोबी ब्रायंट, लोग सबको बोले ट्रांजिशन करके फीमेल बन जाओ, और फिर WNBA भी नहीं करना है भाई, बस बोलना है कि हम फीमेल है। और फिर लोग WNBA में खिलाएगा, बोलता हम लोग 20 साल तक अनडिफीटेड रहेंगे। जो कि सही भी है। अभी नेक्स्ट होप है अपना हॉकी। हॉकी में तो भाई कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भाई। ऑस्ट्रेलिया को पिछले बार याद है ना 7-1 से पूल मैच हराया था हमको। शायद तकलीफ आएगा बेल्जियम से तो हार गया, शायद हार चुका है। अभी आएगा जब नेक्स्ट मैच राउंड ऑफ मैचेस होंगे, जिसमें मेडल्स मैचेस होंगे, उसमें ये डेफिनेटली बेल्जियम ऊपर आएगा ही आएगा। और उसका डिफेंस करना तुम बहुत मुश्किल है। बेल्जियम अच्छा खेलता है, तुम्हारा अर्जेंटीना का भी डिफेंस करना बहुत मुश्किल। ग्रेट ब्रिटेन भी तो अच्छा खेलता है ना शायद। ग्रेट ब्रिटेन खेलता है, अर्जेंटीना अच्छा खेलता है, नेदरलैंड खेलता है, वो सही है। जर्मनी भी ऑस्ट्रेलिया को हराया, उस दिन जो आयरलैंड को हराया उसके बाद ये दो ही चीज का बदौलत है। एक तुम्हारा कॉर्नर मिला था तुमको डी के अंदर से, दूसरा मिला था पेनल्टी, तुमको 2-1 मिला। तुम उसको रेगुलर गोल स्कोर करके दिखाओ, मान लेगा भाई। चांस ही नहीं है भाई, उसका डिफेंस बहुत तगड़ा है। हॉकी हम फॉलो कर नहीं रहे एक्चुअली उतना। हॉकी करो, हॉकी में अपना सरपंच जी है। कौन? कैप्टन, सरदार। हाँ, उसको कोई सरदार नहीं बोलते, उसको सरपंच जी बोलते हैं। सही है। अपना गोलकीपर भी उतना ही पॉपुलर है हॉकी में। क्या तो नाम था, हम भूल रहे उसका। शेव रखता ना, टकला रखता ना। हाँ नहीं सही है, फॉलो करना पड़ेगा।
ये सब तो है अभी इस बार, लेकिन अभी तक मतलब अपने को कोई सिल्वर या गोल्ड मेडल मिला नहीं है। अभी भी ब्रॉन्ज में ही है। मेडल स्टार्व्ड नेशन तो है इंडिया, मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन में, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में आप जापान को देखिए आप, जापान 7 या सबसे ऊपर है शायद। हाँ यूएसए से ऊपर है। इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी चल रहा था कि यूएसए अपने आप को अपना टैली में जो दिखा रहा है, मतलब उन लोग अपना ही टैली बना लिया है अपने देश में, उसमें नंबर 1 पे यूएसए। क्योंकि ओवरऑल टोटल हॉल्स जो है, मेडल हॉल्स यूएसए का ज्यादा है, ब्रॉन्ज और सिल्वर उन लोग का बहुत ज्यादा। वो लोग टोटल नंबर ऑफ मेडल्स पे देख रहे हैं, और अगर ओलंपिक का चार्ट देखोगे तो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स पे होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चाइना सबसे ऊपर है, क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा गोल्ड है। हाँ, सबसे ज्यादा जिसके पास गोल्ड सबसे ज्यादा होते हैं वो रैंक 1 में आता है। और ओवरऑल मेडल यूएस का ज्यादा भी होगा, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा कैटेगरी में कम्पीट करता है। हर कैटेगरी में होता है वो, ऑलमोस्ट 600 एथलीट्स, उसका एक कैटेगरी में 2-2 कॉम्पिटिटर होता है। एग्जैक्टली, आपने इसमें अपना कंपटीशन लगा तो साला अपना ही मैट्रिक बना लिया है अपने देश में। बड़ा बोलता है ना, उन लोग अपना ही अंधा है भाई, हर साल रहते ही है टॉप पे। हाँ, टॉप पे रहते ही है, उनका पॉपुलेशन, उनका एथलीट भी है। एथलीट्स की बात नहीं है, वो लोग सपोर्ट बहुत करते हैं। अभी एथलेटिक्स में आएगा तो उन लोग का सब 100 मीटर वाला पार्टी लोग भी सपोर्ट कितना करते हैं भाई। वहाँ पे हर चीज को एडवर्टाइजमेंट के साथ जोड़ देते हैं ना, तो इंडिया में और एक चीज बताता हूँ, तुम इंडिया में हैंडबॉल का टीम गेम है, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते। कौन बोलता है हैंडबॉल नहीं है इंडिया में? इंडिया ही का बनाया हुआ है ना। आउटडोर हैंडबॉल इतना खेलते हैं अपने बंदे। तुम स्टेट चैंपियनशिप जाओ, नेशनल चैंपियनशिप जाओ, हर चीज में जाओ, हैंडबॉल का आउटडोर गेम है। लेकिन हमारे यहाँ इंडोर कोर्ट ही नहीं है। जो फॉर्मेट ओलंपिक्स में फॉलो किया जाता है वो है ही नहीं अपने पास। सही बात। वही यही सब तो है अभी, क्योंकि दोनों गेम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं खुद 3 बार स्टेट खेला, मुझे पता है कि ऑन फील्ड आउटडोर हैंडबॉल खेलने में क्या दिक्कतें आती है। आउटडोर में यही है डिफरेंस है कि तुमको अपने हाथ की स्ट्रेंथ पे सब कुछ करना है, तुम्हारे हाथ की ग्रिप पे सब कुछ है। इंडोर में वो नहीं होता, इंडोर में स्ट्रेटेजीज चलती है। अच्छा, गेम आसान होता है इंडोर में, बस स्ट्रेटेजीज बनानी है। क्योंकि इंडोर में वो चिपकाने के लिए होता है ना, इंडोर में गम लगा होता है उसके ऊपर। अच्छा, स्टिकी गम होता है, जिससे बॉल अगर पास भी होता है ना तो मिस नहीं होता है, क्योंकि चिपक जाता है। और उसमें हवा कम होती है, जिसकी वजह से ड्रिबल जो है, जो हम आउटडोर खेलते हैं, हमको हाथ से ड्रिबल करने की जरूरत नहीं होती। बॉल में हवा होती है, खुद ड्रिबल होता है, सिर्फ जस्ट पुश से। लेकिन जब इंडोर खेलते हो तो आपको दबा के मारना पड़ता है, तभी ड्रिबल हो सकता है। ये सब तो चीज है ही भाई। मतलब क्यों सपोर्ट नहीं मिलता है इंडिया में, वही समझ नहीं आता। एक आदमी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जाता है। अभी मेरे को वही तो बात कर रहे हैं कि मेडल जीतने के बाद इन लोग इतना प्राइज मनी देता है कि जिन लोग फर्स्ट होता है, मेडल गोल्ड मेडल लेता है, उन लोग से भी ज्यादा दे देता है। अब पीवी सिंधु जो सिल्वर मेडल लाई थी, तो कैरोलिना मरी का शायद 4 या 5 गुना ज्यादा उसका अमाउंट था प्राइस। ठीक है, बट पॉइंट है कि वो पैसा को ग्राउंड लेवल, एमेचर लेवल पे नहीं लगा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करता है। बनने के बाद एडवर्टाइज करने के लिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाद में कई उनका इस्तेमाल करने के लिए, एज अ ब्रांडिंग, एज अ इलेक्शन कैंपेन, उसके लिए वो पैसा दिया जाएगा। सही बात। वही अभी तो कितने सारे प्लेयर हैं जो रिटायर होकर बैठे हुए हैं। कौन पूछ रहा है? अब इस बार रेसलिंग में कौन अच्छा खेलेगा पता नहीं। ऑलरेडी कंट्रोवर्सी अपनी इंडिया की चालू है। अपने मेन प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे। बजरंगी बड़ा नाम ही नहीं है, नहीं हो गई है, लेकिन विनिशा फोगाट, विनेश फोगाट हो गई है। एक अंतिम पंघेल करके है, उससे भी बोलने की उम्मीद है, देखते हैं। भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक सेट ऑफ प्लेयर्स है भाई, वो दिक्कत है। तुम जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वही प्लेयर है तुम्हारे पास, वही पॉइंट है। उसके अलावा कौन है तुम्हारे पास? टैलेंट पूल होना चाहिए। तुम्हारे पास सेकंड लाइन का है कि अगर आज से 2 साल बाद ये प्लेयर रिटायर होने वाले हैं, रिप्लेसमेंट कहाँ पे? एग्जैक्टली, वो प्रिपरेशन ही नहीं, वही ना, उस चीज में लोग पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। और इन लोग के लिए आसान है ना, गोल्ड मेडल तो 1-2 आदमी लेके आ रहा है, उसको 1-2 करोड़ दे भी दिया तो क्या है, लेकिन इंफ्रा बिल्ड करने में देखते हैं। नीता अंबानी तो बोली है कि 2026 का होस्टिंग इंडिया करेगा। 2026 का 36 हाँ, वो तो बोला हुआ है। बिडिंग के लिए तो स्टेप फॉरवर्ड की है, लेकिन बोला जाता है कि अगर हम लोग ओलंपिक होस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उसको होस्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अच्छा, तो होस्ट का ही बात कर रहे तो आप ओपनिंग सेरेमनी देखे कि नहीं है फ्रांस वाला? क्या चल रहा है भाई, क्या किया भाई, वो जो रैंप वॉक हुआ देखा कि नहीं भाई? ट्रांसजेंडर लड़का सब बियर्ड में, मतलब क्या उनको क्या दिखाना क्या था? और उन लोग बहुत गलत किया एक्चुअली। वो जो लास्ट में जो लोग सब
था ना स्टेज में, वो लोग लास्ट सपर जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची का, उस पेंटिंग को रिक्रिएट किया है। करेक्ट जिसमें वो जीसस के जगह वो मोटी लड़की बैठी हुई है और जीसस का जो 14 दोस्त था जिन लोगों के साथ वो लास्ट खाना खाया डिसाइपल था जो वो ट्रांसजेंडर उन लोग डिसाइपल्स, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। वही चालू हुआ कि ये ओलंपिक से पहला कंट्रोवर्सी हुआ कि तुमने पानी से क्यों लेके आया उसको। हाँ, सबको पानी से लेके आया क्योंकि ओलंपिक्स का रेपुटेशन है ग्राउंड में। हाँ। तुम ग्राउंड पे हर स्टेट को अगर हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने देते तो एक अलग से माहौल बनता है। लेकिन उनका भी मजबूरी है, उनके पास उतने बड़े बड़े ग्राउंड है ही नहीं फ्रांस में। खुद भाई इतना सा तो देश है वो। हाँ, मतलब यूरोप को देख के लगता है भाई वहाँ कुछ बड़ा है ही नहीं, सब छोटे छोटा। और ये जो किया ना यूरोप बड़ा है, ओपनिंग सेरेमनी में एक बच्चा को भी रखा है बीच में। हाँ बे, बहुत सारा हिडन, इतना सेक्सुअलाइज्ड थीम में तुम छोटा बच्चा को क्यों रखा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। अबे भाई वो बहुत ज्यादा ब्लेम्स है ना कि इन लोग वो लोग प्रमोट करते हैं उस चीज को और कुछ नहीं। पूरा मतलब LGBTQAI+ को रिप्रेजेंट करने का हिसाब है। और केवल वहीं तक नहीं, मैप भी माइनर अट्रैक्टेड पर्सन, ये समझ रहा ना। अबे इसीलिए बोलता ना डेविल उन लोग को, क्योंकि धीरे धीरे उन लोग डेविलिश काम करते जा रहा है। कि लाइन कहाँ ड्रॉ होता है। हाँ, मतलब अगर साल पहले जो गलत था वो सही हो गया। इसके पीछे लॉजिक है कि बच्चा का भी जो विल है वो सही नहीं है, ये डिसाइड करने वाला तुम कैसे होता है कि तुम क्यों डिसाइड कर रहा है कि बच्चा अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकता। अबे ये तो मतलब ये क्या मतलब, वो बच्चा लोग वोट थोड़ी देता है। जो भी अभी वैसे उन लोग आके माफी मांगा है कि अगर किसी को हर्ट हुआ, माफी मांगना, देखो भाई काम ही ऐसा मत करो कि माफी मांगनी पड़े। एग्जैक्टली। और ये क्या लास्ट सपर भाई कुछ और थी में कुछ भी और कर दे। अबे बाकी सब देश में पूरा मार्च पास्ट टाइप का होता है भाई। अभी हम भाई तो बीजिंग अपना जो बीजिंग एग्जैक्टली 2008 का ओलंपिक्स का हम देख रहा था, मतलब एक रील ही था, क्या गजब किया था भाई उन लोग। पूरा पेंटिंग कर रहा है, डांस पेंटिंग कर रहा है, ऐसा कैनवस है बीच में और पूरा सराउंडेड है पूरा उन लोग का डांसर्स लोग से, और बीच में उन लोग डांस कर करके पेंटिंग कर रहा है हाथ पैर से। क्या सुंदर था भाई। तुम टोक्यो का एग्जांपल देख लो, कितना क्राइसिस होने के बाद उल्टा डबल कॉस्ट हुआ उनको ओलंपिक का। जितना भी उनका होस्टिंग बजट था उससे डबल बजट उनको लगा, क्योंकि एक बार कैंसिल होके फिर से वो ऑर्गेनाइज करना पड़ा। ब्राजील का भी सही था, उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, उन्हें तो कार्निवल निकाल के पूरा मस्त किया ना। लेकिन ब्राजील होस्ट कर सकता तो इंडिया भी होस्ट कर लेगा। इंडिया करेगा तो सही होगा। कि इंडिया में घोटाला होगा लेकिन होस्ट तो हो जाएगा। एक बार कॉमनवेल्थ किए थे ना हमने, आज तक झेल रहे। घोटाला तो है ही। हाँ, लेकिन एक है, अगर गवर्नमेंट ना करके कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करता है उसको, जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया, टाटा फाउंडेशन, अगर इनका सपोर्ट मिला तो कम कर सकते। क्योंकि ये लोग जैसे टाटा का जो IPL होस्ट करते हैं, IPL जो पूरा कंडक्ट करते हैं, उसमें तो गवर्नमेंट बॉडी है ही नहीं। नाम के लिए अपना BCCI नाम के लिए है, वो अपना बांटता है स्पॉन्सर्स की कौन करेगा कौन, वो गवर्निंग बॉडी है। लेकिन होस्टिंग जो होता है तुम्हारा, इवेंट अरेंजमेंट जो होता है तुम्हारा, प्लेयर्स का पे ऑफ होता है या फिर कुछ भी होता है, सब प्राइवेटली होता है। ये बात आप ठीक बोल रहे हैं। वो अगर होता है तो बहुत सारा फेयर गेम होने का चांसेस होता है। जहाँ पर भी कुछ स्टेक पे रहता है ना, वहाँ करप्शन कम होता है। प्राइवेट कंपनी से खुद को भी प्रॉफिट मिलता है। इसलिए तो नीता अंबानी अपना पैसा लगाने के लिए रेडी है कि अगर रिलायंस को मिल गया एक तो स्पॉन्सरशिप हो जाएगी, ऊपर से JSW का तो हर साल मानना पड़ेगा भाई। JSW को कंटिन्यूअसली हर साल ओलंपिक्स को, मतलब जितने ओलंपिक्स हुए स्पॉन्सर करता है। सही है। JSW जिंदल स्टील है ना, जिंदल स्टील सब कुछ देता है भाई, पूरा स्पोर्ट्स के तो उसकी उन लोगों का किट सब तो वही लिखा रहता है JSW। अंबानी फैमिली का अगर सपोर्ट रहेगा तो ये भी बोल सकते हैं कि कल्चर अपना थोड़ा ज्यादा दिखाएगा। वो तो टाटा लोग भी करेंगे। है तुम्हारे पास, मतलब ये तरीका आप सही बोल रहे हैं। तुम्हारे पास जिंदल है, तुम्हारे पास महिंद्रा है, तुम्हारे पास बजाज है। उसको IPL मॉडल में करो कि गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रख दिया और तुम लोग फिर प्राइवेटाइज करके उसको प्राइवेटाइज नहीं बोलते, स्टेक होल्डिंग बोलते हैं। हाँ, तुम स्टेक होल्डिंग कर ले लो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तुम्हारी होगी, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा होगा, रूलिंग जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ओलंपिक्स के होंगे, गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट का होगा, होस्ट कर लो भाई। फिर इंडिया के पास ऐसा कौन सा स्टेडियम नहीं है जो वर्ल्ड क्लास बनेगा। हर एक इंडिया का इंडोर गेम का स्टेडियम रीडिजाइन होगा, रिनोवेट होगा, डेवलपमेंट होगा। F1 रेस का तुम सुने हो, F1 एक बार होस्ट किया, उसके बाद क्या अभी घास उगती है, ये बुद्धा सर्किट क्यों बंद किया?
उसका भी कंट्रोवर्सी सरकारी, उसको होस्ट मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा था लोग शायद, वो भी तो एक इशू है ही है। और एक कोई इशू, उसका अपनी रील देख रहे थे, कोई कंट्रोवर्सी है वहाँ पे, कोई इन्फ्लुएंस हुआ, वो कंट्रोवर्सी है वहाँ पे, जिसकी वजह से उसके बाद कभी वहाँ पे रेस नहीं हो पाया। हाँ वो तो बंद हो गया वो। ये दुनिया भर में बहुत जगह पे हुआ। ब्राजील में लोग बहुत बड़ा स्टेडियम वगैरह बनाया, ठीक है, ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स खत्म हो गया, उसके बाद लोग देख रहा था कि इतना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ, अब हम लोग के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद स्टेडियम में घास उग रहा है। ये चीज तो रियल है एक्चुअली कि ओलंपिक्स के लिए हर बार इंफ्रा बनता है और फिर वो मतलब वेस्ट ही हो जाता है। इसी का एग्जांपल टोक्यो ने दिया था कि तुम परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो। हाँ सही बात, वही तो उसने बोला कि तुम परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो। टोक्यो ने तो चालू किया, टोक्यो वाले ने तो बोला कि हम बना देंगे, ओलंपिक खत्म हम निकाल देंगे। या फिर ऐसा बनाओ जो ऑलरेडी यूज हो रहा हो। भाई फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था ना रियाद में, में ही हुआ था ना, तो क्या किया था उन लोग, इंडिया से सब स्टील जो पूरा हम लोग बताए भी थे अपने चैनल पे, तो उन लोग बनाया स्टेडियम और खत्म होने के बाद पूरा स्टेडियम डिसमेंटल करके वापस भेज दिया स्टील इंडिया को। सही है। अभी हमारा इसका वर्ल्ड कप मैच है, देखो हम T20 वर्ल्ड कप खेले, यूएस में कहाँ स्टेडियम थे, कहाँ कैसे बने, उसको रेनोवेट करके, रिनोवेट नहीं, वो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वो सब बनाए, खेले, खत्म, निकाल दो। तुम्हारा लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी वैसे ही पड़े रहने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बेकार बर्बाद नहीं होगा, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने, ठीक है, लॉस तो होता ही है सबको, 100 रुपए का स्टील लगा रहे तो रिटर्न जाएगा तो 80 का बनेगा कटिंग, क्योंकि हर लेकिन 20% ही लॉस होगा ना। 20% यहाँ पे तुम्हारा टोटल इकोनॉमी जो तुमने यूज किया है उसके ऊपर पूरे, वो भी खुद का नहीं, देश का इकोनॉमी जो यूज किया है वो एज ए लायबिलिटी बन गया, एसेट तो बन ही नहीं पाया। वो तो है, एसेट था वो एक इवेंट के लिए, इवेंट खत्म तो लायबिलिटी बन गया। वो शूटर देखे कि नहीं दादा। लेकिन एक चीज है, इंडिया में अगर ओलंपिक्स होगा तो बहुत सारा कंपनी बहुत कुछ कमा लेगा भाई। वो तो है, टिकट का गेम है भाई, इंडिया में इतना लोग है टिकट के लिए मरेगा। एक चीज आप देख रहे हैं, उनको ये लेना देना नहीं है कि ओलंपिक्स में क्या हो रहा है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, रील्स बनाना, दिखाना है, रील्स में दिखाने के लिए। ओलंपिक में भी अभी जो मैचेस हो रहा है, सबसे ज्यादा हल्ला केवल इंडिया का ही मैचेस में हो रहा है, क्योंकि वो मनु भाकर वाला भी मैच देख रहा, पूरा चिल्ला रहा जाता है। वो लोग पागल है, वो एक साइलेंट गेम है, उनको वो नहीं समझता, उसमें भी चिल्ला रहा है, साइलेंट गेम है, शूटिंग में चिल्ला रहा। जब तक तुम्हारा राउंड खत्म नहीं होता है तब तक कोई चिल्लाता नहीं है, अपने राउंड के बीच में चिल्लाते हैं। अरे हम लोग अबे समझ, आतंक हो जाएगा उस समय तो क्रिकेट भी आ जाएगा बोल रहा है ओलंपिक में। भाई ओलंपिक सबसे गंदा डिसीजन है, हमको आज तक पसंद नहीं है। वो बात तो है, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट रखना, ओलंपिक का वो डेफिनेशन ही गलत हो रहा है ना। हाँ, ओलंपिक का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजाइज, क्या बोलते हो, तुम्हारे फिटनेस, तुम्हारा स्किल, एबिलिटीज, इसका टूर्नामेंट। अब रोहित शर्मा जा रहा है ओलंपिक्स में तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लेकिन ठीक है ना, ये गोल्ड मेडल तो आएगा ना दादा। पर हो सकता है कि उससे थोड़ा मतलब फिटनेस पे थोड़ा ज्यादा या वो नहीं, उसमें दिक्कत क्या है, जिस चीज को सब लोग परेशान है कि इंडिया का जो हालत है ओलंपिक्स में, चाहे एथलेटिक्स गेम्स में हम बोलते हैं, क्यों है, क्योंकि हमारा फोकस क्रिकेट पे है। हाँ वो तो है, अब वहाँ भी क्रिकेट आ जाएगा, करना चाहिए, तुम उसी को ओलंपिक्स में डालोगे। फुटबॉल नहीं होता ना ओलंपिक्स में? होता है, एमेच्योर फुटबॉल होता है। अच्छा फुटबॉल होता है भाई, आज भी मैचेस है 2-2। वो कोई बड़ा प्लेयर कोई नहीं खेलता है, मोस्टली बड़ा प्लेयर्स नहीं खेलते ये लोग, एमेच्योर प्लेयर सब जो होता है जो स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए खेलते हैं, उनके लिए होता है। जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स है, मतलब जो फ्रेंचाइजीज खेलते हैं, जो फीफा खेलते हैं, वो प्लेयर नहीं खेलते। वो प्लेयर का वो इवेंट ही अलग है, वो उनके लिए बना है, स्टार प्लेयर्स के लिए बना हुआ है फीफा। फीफा तो अलग ही लेवल, बात सही है। अरे वो तुम शूटर का बात कर रहे हो, टर्किश शूटर, तो देखा क्या नाम है, यूसुफ, क्या नाम है उसका? यूसुफ किदेच, दिकेच, हाँ, जो भी यूसुफ किदेच या दिकेच जो भी है, तो वो असल में ना मतलब टर्किश आर्मी में वो मतलब ये था, मिलिट्री पर्सनल है, मतलब नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं, मतलब जैसे अपना हवलदार लोग, जेसीओ लोग होता है ना, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, उस टाइप का। और वो वहाँ आर्मी में था और शूटिंग करता था, मतलब खेलता था
और भी जगह पे जीता है वो, तो उसका आर्मी का बैकग्राउंड रहा है, तो इसीलिए वो एक मीम चल रहा है देख उसके ऊपर कि ऐसा जाके उसको बोल रहा है कि ऑफिसर आई हैव वन मोर असाइनमेंट फॉर यू, व्हाट इज इट, यू हैव टू गो टू ओलंपिक्स। गया वहाँ पे, अबे लाइक मस्त लग रहा था, एकदम कूल, एकदम कोई गेयर और नहीं ऐसे लेके दे रहा था एंड वो बुढ़ा ना, हाँ बुढ़ा, वो बोलता है सिल्वर कि भी जीत प्रैक्टिस है तो मुझे वो क्या जरूरत नहीं है उसका, स्पेक्स यूज करते ना, फोल्डिंग्स, हाँ और फिर यूज करते हो, ब्लाइंड यूज करता है, कान भी बंद करने के लिए बर्ड्स बोलता है मेरे को जरूरत ही नहीं, मैं रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूं, और पॉकेट में हाथ डाल के मार रहा है। हाँ भाई बहुत कूल एकदम, उसमें बहुत मीम्स बन रहा है उसका ऊपर, लिख रहा प्रोग्राम मैनेजर एट ये तो सोचो अगर टेक कंपनी, प्रोग्राम मैनेजर एट स्टार्टअप, अगर इंडियन आर्मी सोच लेगा वैसा तो कितना प्लेयर बाहर निकलेगा, अरे भेजेगा अपना भी आदमी, स्नाइपर लोग जा पे मार के आता बाबा। हाँ ये लोग बोला करते हैं जो हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, हाँ उनको आदत है विंड के साथ भी टैकल करने की, और ओलंपिक्स में तो इंडोर गेम बनता है, इंडोर रहता है, विंड का तो प्रॉब्लम आता है, तो हाँ है, वो स्पोर्ट अलग अलग हो जाएगा ना, ओपन राइफलिंग होता नहीं ना उसमें, फिर तुमको प्रॉपर स्नाइपर चाहिए, तुम एयर पिस्टल तो वहाँ यूज ही नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमको पैलेट दिखेगा ही नहीं कहा जा रहा है, तो 25 मीटर में अगर शॉट मिस कर रहे हो भी बुलेट के साथ, मतलब तुम सोचो अगर उसको ओपन में रखेंगे तो बुलेट कहाँ जाएगी, इधर उधर उड़ जाएगा, किसी और कोई लगेगा। वही है, यही सब न्यूज़ हार्ड चल रहा है। और कुछ दादा क्या चल रहा दुनिया में? दुनिया कुछ में हम कल परसों देख रहे थे, ओलंपिक्स के लिए नहीं है, हाँ परसों हम एक वीडियो देखे थे, हाँ बताइए। हम चाहते उसको रिक्रिएट किया जाए एज अ चिल्लम। कैसा वीडियो बताइए दादा? एक 35 मिनट्स का यूट्यूब का वीडियो है, हम आपको शेयर करते हैं। बैंगलोर का हिस्ट्री है, बैंगलोर का हिस्ट्री के बारे में है, हिस्ट्री है बैंगलोर को, हाँ हिस्ट्री होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सिलिकॉन सिटी, अपार्ट फ्रॉम गार्डन सिटी, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टअप हब, मतलब ब्रिटिश के समय से है, उससे पहले वाला कोई हिस्ट्री पता है तुमको? बैंगलोर का कैपिटल जो बैंगलोर कैपिटल बना उसका कुछ हिस्ट्री है तुम्हारे पास? नहीं, इसका कंटेक्स्ट तो नहीं है। वही मेरा एक क्या बोलते थे क्यूरियोसिटी पॉइंट बना था उस वीडियो देखने के लिए। अच्छा, कि सबको लगता है बैंगलोर एक आईटी सिटी बनने के बाद नाम में आया, लेकिन तुम एक इतिहास छान के देखो, मुगल के टाइम से देखो, बिफोर तुम्हारा टीपू सुल्तान हैदर अली से पहले वाला टाइम भी बैंगलोर एक बैटल ग्राउंड था। हम सुने हैं कि शिवाजी महाराज भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। हम बोलते हैं उसका वही, उसी से हमको पता चला, हम बहुत मन लगा के देखे, हम उसको रिक्रिएट करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को पता चलेगा कि बैंगलोर एक सिर्फ आईटी सिटी नहीं थी, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था, जिसको तुम अभी ये बोलते हो, क्या बोलते हो, हाई कोर्ट बैंगलोर का जो रेड कलर बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर किस चीज पे बेस है? हम तो देखे जर्मन इटालियन आर्किटेक्चर है वो। अच्छा, तुमको पता है जब पहला विधानसभा, 2 विधानसभा है अपने पास, नया वाला पुराना वाला, 2 विधानसभा के ऑफिस है। अच्छा, जो पुराना वाला विधानसभा है, जब पहला पार्लियामेंट आया था कैपिटल बनने के बाद 1950 कुछ 8 का कुछ बात कर रहे हैं, जब उसको बिल्ड करने के लिए 4 साल 1500 वर्कर और 1.8 करोड़ रुपए का लागत था उस टाइम का। वो कैसे आया? बैंगलोर बना कैसे? तो बोला जाता है जब बीजापुर के जब केम्पागौड़ा सरेहा थे, केम्पागौड़ा, हाँ, तब उन्होंने इसका बेसमेंट का फाउंडेशन किया था, जो तुम्हारा आज का ड्रेनेज सिस्टम है, तुम्हारा आज का जो लेक्स का पुराना नेटवर्क है, नेटवर्क है। तो ये लोग आते थे यहाँ पे एंजॉय करने, क्योंकि ये था मौसम की वजह से। फिर उसके बाद तुम्हारा इसमें हिस्ट्री दिखा है कि बीजापुर के जब शिवाजी महाराज के पिताजी, अच्छा, उन्होंने जब इसको जीता तो बीजापुर ने उनको एज अ एक टर्म है यार, उसमें क्या बोलते हैं वो, उनको शायद जहागीर दी जाती है, जागीर में दिया था बैंगलोर। तो वेंकोजी महाराज जो शिवाजी महाराज के भाई है, और शिवाजी महाराज दोनों का बचपन यहाँ गया है। उसके बाद शाहजी महाराज चले गए वापिस, शिवाजी महाराज चल गए महाराष्ट्र, वेंकोजी महाराज यहाँ चलते थे।
अच्छा। तो उसके अंदर शिवाजी महाराज और वेंकोजी महाराज के बारे में भी लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई थी। क्योंकि वेंकोजी महाराज चाहते थे कि जब शिवाजी महाराज वापस महाराष्ट्र चले गए थे तो वेंकोजी महाराज ने, तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि शहाजी महाराज का सपना क्या था, पेशावर से तंजावर। अच्छा, तंजावर ये जो था ये शिवाजी महाराज का मराठा एम्पायर से तंजावर उधर है ना ये तमिल में। तो तंजावर का रूलर कौन था? ये वेंकोजी महाराज थे। अच्छा। तो वेंकोजी महाराज का कहना ये था कि बेंगलोर से कैपिटल हटा के तंजावर को कैपिटल बनाए, जिसके वजह से शिवाजी महाराज और वेंकोजी महाराज में डिस्प्यूट लड़ाई हुआ। अच्छा, फ्रेंडली वॉर हुए, नोकझोंक हुई। शिवाजी महाराज बोले तुम साउथ देख लो, हम अपना महाराष्ट्र देख लेते। तो उसके बाद फिर तुम्हारा हैदर अली आए, टीपू सुल्तान आए, फिर ब्रिटिश आए। तो आज भी अगर तुम तंजावर में जाओगे, तंजावर का जो भी रॉयल फैमिली है वो मराठी है। तंजावर का रॉयल फैमिली मराठी है। अच्छा। उनके पॉडकास्ट में भी बताया जाता है, तंजावर के जो महारानी है उनसे बोला जाता है कि आज भी हम अपने घर में सिर्फ मराठी ही बात करते हैं। तो उन लोग मतलब कल्चरली उन लोग मराठी है बट रूल कर रहा उस रीजन में तमिल, क्योंकि वो बहुत पहले से है, बिफोर इंडिपेंडेंस है। हाँ, उससे काफी पहले से बोला जाता है ना कि जब ब्रिटिशर्स आए तब जाके तुम्हारा बना सिविलाइजेशन बैंगलोर में। तुम्हारा कबन ऑफिसर के नाम पे कबन बना, लॉर्ड कबन, तुम्हारा एक ऑफिसर के नाम पे बना है। कंटोनमेंट, वो ब्रिगेड रोड, ब्रिगेड रोड उस टाइम का एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ शराब मिलती थी। आज भी वही मिलता है वहाँ पे आज भी वही मिलता है, सही बात है। लेकिन वो शराबियों का जो कंटोनमेंट में लोग रहते थे उनके एंजॉयमेंट की जगह थी ब्रिगेड रोड। अच्छा। बाद में एमजी रोड आया, पहले ब्रिगेड रोड ही था वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद फिर जो मैसूर के राजा थे वडियार, वो एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर को बहुत मानते थे। फिर उन्होंने एक कम्युनिटी को अप्रोच किया फ्लावर्स के लिए। अच्छा। वही एक रीजन है कि बैंगलोर में और मैसूर में फ्लावर मार्केट बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो उन लोगों ने उस कम्युनिटी को ले आए कर्नाटका में, मैसूर में, बैंगलोर में। तो उनके डेडिकेशन में बनाया तुम्हारा जो जहाँ लेके आए, जहाँ पे तुम्हारा वर्ल्ड क्लास फार्मिंग होता है सिर्फ फ्लोरिकल्चर का, वो है तुम्हारा लालबाग। उनको जगह अलोकेट कर दी। उसके बाद आया, उसमें बोला जाता है कि 1912 या 1910 के आसपास राइस का प्रॉब्लम हुआ साउथ में। बैंगलोर के जैसे एरिया में राइस के लिए प्रॉब्लम हुआ, राइस मिल नहीं रहा था। तब जाके आया तुम्हारा वर्ल्ड फेमस ब्रांड MTR, जिसने अपने रिसर्च को और अपने होम फूडिंग का जो टेक्नोलॉजी है, होम मेड फूड का टेक्नोलॉजी, उसमें इनोवेशन करके जो तुम्हारा रवा डोसा आया, रवा इडली आई। अच्छा। ये इनोवेशन है तब का, जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे। हाँ। और जब प्रॉब्लम आई थी कि राइस नहीं था, राइस नहीं था तो रवा, उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो MTR ने बनाया। उससे पहले रवा का कल्चर ही नहीं था, MTR ही है जिसने साउथ में रवा इडली, रवा डोसा कंसेप्ट लाया। तो वो लिटरली एक आपदा में अपॉर्चुनिटी खोज लिया। फिर बहुत सारा चीजें जो मंडीज बनी तुम्हारा, फिर मलेश्वरम कैसे बना। अच्छा। फिर तुम्हारा यलंका कैसे बना, तुम्हारा यशवंतपुर का क्या हिस्ट्री है। ये पूरा उस वीडियो में जो आप बता रहे हो उसमें दिया था, पूरा है। वो कम्प्लीटली इंग्लिश में है, लेकिन हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने हिसाब से। पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं। पूरा सच में हम जब देखे ना, हम सोच रहे थे कि हम चिल्लम में इसको लाएंगे जरूर, लेकिन डिटेल्स में लाएंगे, हर एक चीज के बारे में सच में पढ़ के देंगे। आज भी बोला जाता है यशवंतपुर में अगर तुम बहुत सारे एरियाज है, अगर तुम वहाँ पे खुदाई करोगे तुमको ब्रिटिशर्स से उनसे पहले वाले चीजें मिलेंगी, कॉइन्स मिल रहे हैं। हाँ, अभी तो शायद हाल में मिला था ना कुछ। तो उसी की उस फाउंडिंग के बाद ही ये लोग का इंटरेस्ट जगा कि नहीं, बैंगलोर सिर्फ IT सिटी, ग्रीन सिटी, इसकी वजह से बैंगलोर का आइडेंटिटी नहीं बना है। बैंगलोर का आइडेंटिटी बहुत पुराना है। ये भी बोला जाता है कि जब मैसूर एम्पायर था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 9 फोर्ट बनाए थे। उसको बोलते हैं नवदुर्ग। अच्छा, नवदुर्ग है बैंगलोर में, बैंगलोर के आसपास, जिसमें से एक दुर्ग हम जानते हैं, जिसमें बैंगलोर वाले हर वीकेंड पे पड़े रहते हैं, जाते नहीं है, पड़े रहते हैं। उसका नाम है नंदी।
नंदी दुर्ग है। नंदी दुर्ग। उस दुर्ग के ऊपर भी मराठाओं का राज है। तुम अगर हिस्ट्री वहाँ पे जो हिस्ट्री बोर्ड लिखा हुआ है फोर्ट का हिस्ट्री क्या है तुमको उसमें भी पता चलेगा कि वहाँ पे भी मराठास ने राज करके गए हैं। अच्छा, तो ये एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली कवर करेंगे। सही है। ये जो माराथल्ली है उसका भी मराठा से कोई तो बोला जाता है आप वो उसका क्या बोलते मराठल्ली सबूत नहीं है क्योंकि वो बोलते थे कि माराथल्ली ये शब्द भ्रंश है, मतलब ये टाइम बीइंग के बाद चेंज हुआ। एग्जैक्टली, मतलब जो रियल शब्द था उसका एक कॉलोकियल वर्जन बच गया। इसका हिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इसको बोला जाता है कि ये ऐसा गांव था जिसमें मराठी लोग सबसे ज्यादा रहते थे, मराठास रहते थे, तो उसमें बोलते थे मराठा हल्ली, मतलब मराठों का गांव। कि जब ब्रिटिशर्स से पहले जब शिवाजी महाराज, वेंकोजी महाराज, उनके पिता शाहजी महाराज रहते तब जिसको बैटलफील्ड जब बनाया था तब बैटलफील्ड के टाइम पे लोग वहां रहते थे, तो इसलिए वो मराठा का हल्ली बोला, गैरिसन टाइप का, वो स्टेशन टाइप का। तो मराठा में कैंप जैसा, मराठी लोग हल्ली मींस गांव, तो मराठा हल्ली था। टाइम बीइंग के बाद बहुत ज्यादा सालों के बाद जब माराथल्ली बन गया। और आज भी देखा जाए तो ज्यादा पॉपुलेशन मराठी लोगों का उस साइड में है। इवन बैंगलोर में, कर्नाटका कैपिटल होने के बाद भी बैंगलोर में तुम खुद का पॉपुलेशन 34% है। हाँ, लोकल का पॉपुलेशन 34% है और बाकी 66% इमिग्रेंट्स। क्योंकि ये इमिग्रेंट्स क्यों है उसका भी हिस्ट्री उस वीडियो में है। उसको बोला जाता है कि जैसे फ्लोरिकल्चर आया तो तुम्हारे तमिलनाडु से लोग आए, आंध्रा से लोग आए फ्लोरिकल्चर करने के लिए, माइग्रेंट्स आए, ऊपर से बीजापुर आया, बीजापुर के साथ मुगल्स आए, तो उधर से आया ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स का भी यहाँ पे बहुत सारा जिन्स है। तो एक तरह से ये सेंटर था जहाँ पे बहुत लोग का आना जाना लगा रहा। ये एक्चुअली सेंटर भी नहीं बोल सकती, बैटलफील्ड था। और बैटलफील्ड से पहले ये चिलिंग स्पॉट था। तो जब ब्रिटिशर्स आए, छुट्टी मनाने के लिए आता था आदमी। जब ब्रिटिशर्स आने से पहले इसको बैटलफील्ड यूज किया, जब उन्होंने जीत लिया उसके बाद इन्होंने डेवलप किया इसको, बोला यहाँ पे अब चिल दारू पीते हैं आराम से। तो इसीलिए उन्होंने कबन पार्क का निर्माण किया। और इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इतना सारे इंस्टीट्यूशंस बनाया, उसके कारण भी लोग वो बाद में, वो तो फिर बाद में पढ़ाई लिखाई और नहीं, उसका भी हिस्ट्री है कि इसको एजुकेशनल सेंटर कैसे बना, उसका भी हिस्ट्री है। इसको सेलेक्ट क्यों किया एजुकेशन के लिए, इतने इंस्टीट्यूट का यहाँ होने का रीजन क्या है? पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेजेस जो है वो बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ स्टेट से भी ज्यादा, 1100 के ऊपर। बैंगलोर में 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है भाई, और उसी पहला सिटी है, पूरा स्टेट से भी ज्यादा है। ये स्टेट नहीं है, एक पहला सिटी है जिसके अंदर 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है भाई। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट 1100 कॉलेजेस भी है केवल अर्बन डिस्ट्रिक्ट में। और उसी के कारण वो सॉफ्टवेयर हब भी बना है। कंपनीज लोग क्या सोचा कि सबसे सारा वर्कफोर्स भी यहीं पे, कॉलेज भी यहीं पे उठाते हैं इसे, वेदर सही है, ये सब चीजें सही है, ये इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। काफी अच्छा शहर है, बट इसका हालत देख के बहुत दुख होता है कभी कभी। ये रोड पे जब निकलते हैं ना, नहीं तो देखो अभी दिक्कत ये है, आप बोल सकते हो कि आज के टाइम में अगर बोल सकते हो कि बैंगलोर ठीक है बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बैंगलोर कुछ कर नहीं रहा है, बैंगलोर बहुत कुछ कर रहा है। बैंगलोर तुम्हारा जितने चाहिए, बैंगलोर अपना रोड बड़ा नहीं कर सकता है, अब कहाँ करेगा, हो नहीं सकता। अब एलिवेटेड फ्लाईओवर्स का ही उसके पास ऑप्शन है। अभी तो बना एक डबल डेकर फ्लाईओवर बना, सक्सेसफुल चल रहा है। इन फ्यूचर बहुत सारे आएंगे। वो तो सिल्क बोर्ड वाला रोड भाई, वो 1-1.5 किलोमीटर का रोड जाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है, उधर ही रहता है मेरा NIT का लौंडा लोग सब। तो वो तो है, तो बोला जाता है IT कॉरिडोर में आप अगर सुबह जाओगे तो यू कैन वॉक फास्टर देन द ट्रैफिक। हाँ वो तो सही है। 6 किलोमीटर के लिए 1 घंटा कौन लगाता है? उससे पहले तो पहुंच जाएंगे पैदल। इधर तो 10 किलोमीटर घंटा का है ही मीटर। ये अच्छा टॉपिक है दादा, इसको नेक्स्ट एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड एपिसोड देते हैं हम लोग और इसको कवर करते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे एज ए जनरल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हर लोगों के सेंटीमेंट भी मिले होंगे। जिसको पता नहीं वो मानेगा नहीं। बात सही है। अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा तो बोला जाता है कि KRपुरम सबसे पहला विलेज था यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं खुद, कृष्णराजपुरम। तो उसका भी हिस्ट्री अलग है। तुम्हारे हर एक स्पॉट का, बैंगलोर में स्पेसिफिकली हर एक स्पॉट का हिस्ट्री बहुत अच्छा है। तुम सोचो जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने
कोलार को भी ढूंढ निकाला था भाई। ब्रिटिशर्स लोग तो चिकमगलूर, कूर्ग ये सब में अपना उनका बहुत सारा हिल स्टेशन। कूर्ग में जाओगे तो तुम्हारे पास ब्रिटिशर्स नहीं थे, पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीज, कोस्टल एरिया, हर कोस्टल एरिया में पोर्तुगीज ही बैठे हुए थे। गोवा में कौन? गोवा में पुर्तगाली लोग सब। तो नीचे कारवार में भी वही थे, तुम्हारा मैंगलोर बेल्ट में भी वही थे, तुम्हारे कुर्ग में तो ये जो वेस्ट वाला पूरा कोस्ट लाइन है ये उन्हीं लोग कोंकण वाला एरिया। क्योंकि उनका खासियत था कि उनके पास ना नेवल फोर्स बहुत अच्छी थी, बहुत टाइट। तो उनका बेस था कि हम जहाँ पे भी राज करेंगे उसके बाजू में सी रहेगा, हम डिफीट करेंगे सबको नेवल से। तो हमेशा पोर्तुगीज कभी अंदर तक नहीं है, वो बाहर ही रहा, वो कोस्टल में ही रहे। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पोर्तुगीज थे और वो कोस्टल नहीं है? तुम्हारे चेन्नई में भी थे, पौंडी में थे, पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग भी था। हाँ, तो फ्रेंच कॉलोनी है उनका टारगेट ही था, उनको कोस्टल एरिया चाहिए था, उनके पास ट्रेड रूट्स वगैरह कैप्चर करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव। ब्रिटिशर्स का वैसा नहीं था, उन्होंने क्या बोलते हैं नस्ल ही खराब कर दी थी। वो तो अंदर घुस के पूरा बर्बादी। सही है, ठीक है, फिर ये एपिसोड रैप करते हैं अपन। आज का इसलिए करते हैं क्योंकि और बहुत सारे मैचेस देखने हैं ओलंपिक्स पे ट्यून रहे हैं सब लोग, और देखते हैं अभी अपना गोल्डन बॉय तो बचा ही हुआ है, क्या करिश्मा करता है इस बार भाई। और इसी के साथ खत्म करते हुए एक और एपिसोड, साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।